जय माता सरस्वती। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं। ऋतुराज जी मूलतः राजस्थान के भरतपुर जिले से हैं। इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ और ये आधुनिक कवि। इनकी कविताओं में मुख्य विशेषता क्या है कि इन्होंने सामाजिक समस्याओं तथा शोषण के जो कारक हैं उन पर बहुत पैनी नजर रखी है। विशेषकर इनकी कविताओं में नारी जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई दी है। तो नारी जीवन के प्रति ही आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसमें संवेदनशीलता है। कविता है हमारी कन्यादान। तो आज हम कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। कवि माता और बेटी का जो एक गहरा रिश्ता है, गहरा संबंध है, गहरा लगाव है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं यहाँ पर कि कितना प्रामाणिक होता है वास्तविक। एक तो होता है बनावटी और एक होता है वास्तव में ही ये घटित है कि माँ जब बेटी को दान में देती है तो उसका दुख वास्तव में ही बहुत अधिक होता है। लड़की को दान में देते वक्त, दान में यानी शादी के समय, जब माँ अपनी बेटी को दान में देती है तो तब उस समय का वर्णन है कि माँ का उस समय का जो दुख है उसका वर्णन करना मुश्किल है। वो इतना अधिक होता है, उसको समझ पाना ही बहुत कठिन है कि वास्तव में माँ का दुख बेटी को दान में देते वक्त बहुत अधिक होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी क्यों कहा बेटी को कि माँ को अंतिम पूंजी इसलिए लगती क्योंकि माँ अपने जो सारे जीवन भर के अनुभव हैं, संस्कार हैं, वो अपनी बेटी में डालने की कोशिश करती है। तो माँ को यह लगता है कि आज उसका सारा ही धन जा रहा है, अपने सारे ही धन को वो दान में दे रही है। माँ को लगता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी, क्योंकि माँ ने तो शादी से पहले का जीवन भी देखा और शादी के बाद का जीवन भी। तो माँ को ऐसा प्रतीत होता है शादी से जो पहले का जीवन है उसमें सुख होते हैं, अधिक दुख नहीं होते। माँ ने शादी के बाद का जीवन भी देखा है, उसमें कष्ट अधिक होते हैं। इसलिए माँ अपनी बेटी को क्या सोच रही है कि बेटी अभी इतनी सयानी नहीं है। और माँ वैसे भी हमेशा अपनी बेटी को यही समझती, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी समझदार हो, माँ को यही लगता है कि मेरी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं हुई है जो समाज को समझ सके। तो माँ कहती है अभी इतनी सयानी नहीं हो, अभी इतनी भोली और सरल है कि उसे सुखों का आभास तो होता था। माँ को ये लगता है कि बेटी अभी तक मेरे पास थी तो उसने सुखों को तो जाना है लेकिन दुखों को कभी नहीं देखा। दुखों को बांचना नहीं आता था, बांचना था पढ़ना यानी देखना। बेटी ने केवल सुख ही सुख देखे हैं, दुखों का उसको पता नहीं है, वो दुखों को नहीं समझ सकती। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। माँ को यह लगता है कि अभी तक जो बेटी उनके पास थी वो धुंधले प्रकाश की पाठिका। एक तो होता है तेज प्रकाश जिसमें स्पष्ट कुछ दिखाई दे, और एक धुंधला प्रकाश जिसमें कम दिखाई दे। तो बेटी अभी इतनी तेज प्रकाश मतलब सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने वाली नहीं थी, थोड़ा समझने वाली थी, इसलिए धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा माँ ने। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि बेटी ने अभी तक लयबद्ध पंक्ति यानी अच्छी बातें ही सुनी हैं, वो सिर्फ तुकबंदी ही जानती है, बहुत अधिक समझदार नहीं है। उसने कष्टों को नहीं बांचा है, सुखों को ही देखा है, अच्छी बातों को सुना है, लयबद्ध पंक्तियों को सुना है, कष्टों को नहीं देखा है। माँ ने कहा, अब दूसरे पद्यांश में, अगले पद्यांश में क्या कहती है, कवि कहते हैं कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ बेटी को सीख देती है कि तुम आगे जाओगी अब अगले घर में, तो तब शिक्षा देती है माँ बेटी को, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी जैसे तुम, माँ कहती है जो ये शारीरिक सुंदरता है, शरीर की जो सुंदरता, इस पर अधिक भ्रमित मत होना। पानी में जाकर तुम अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी तुम दर्पण में देखना कि मैं बहुत अधिक सुंदर दिखाई दूं, तो इन बातों को अधिक मत सोचना। और वैसे पानी की जो परछाई होती है वो वास्तविक भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कवि ने पानी की परछाई का वर्णन कहा है। इसका व्याख्यान इस प्रकार भी कर सकते हैं
कि कई बार हम पानी में चल रहे हैं पानी में अपनी परछाई को देखें, हो सकता है आगे गड्ढा भी हो, हम उसमें गिरकर डूब न जाएं कहीं। तो इस प्रकार ये शारीरिक जो सुंदरता है ये भ्रमित है, मोह माया है। माँ सीख देती है इस शारीरिक सुंदरता पर अधिक मत रीझना, तुम इसे देखकर अधिक मत खुश होना अपने चेहरे पर। फिर इसके बाद सीख देती है माँ कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। जो आग होती रसोई में वो रोटियां पकाने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। माँ यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि जो तुम्हें कई बार क्या होता है, मांगे पूरी नहीं होती समाज में, कुछ दहेज के लोभी होते हैं तो भी लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है। तो माँ कहती तुम आगे घर में जाओ, उनके विचारों को समझना, तुम सेवा भाव तो करना वहां पर अपने मन में, और बड़ों की बुजुर्गों की सबका सम्मान करना, सेवा करना, लेकिन उनके विचारों को भी समझना, छल कपट से बचना। तुम जो आग होती रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। ऐसा ना हो कि कभी तुम्हें वहां पर दुखी होकर या मानसिक तनाव में आकर जलना ना पड़े। उनके विचारों को समझना, जानना और अच्छी तरह से तुम वहां पर रहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। फिर माँ पहले की तरह ही कहती है जो हमारे शरीर के जो ये वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये एक भ्रम है, बंधन है, इन पर तुम अधिक ध्यान मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की होना यानी लड़की में अच्छे गुण माने जाते हैं, लड़की विनम्र होती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं, लड़की के मन में सेवा भाव होता है, तो ये त्याग होता है। माँ ने कहा ये गुण तो रखना तुम, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। जो आज का लोभी समाज है, कपटी है, छल कपट वाले हैं, उनके तुम चंगुल में मत फंसना, क्योंकि लड़की को ज्यादातर कमजोर समझ लिया जाता है कि तुम ऐसे लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की वाले गुण रखना और लड़की के जैसे दिखाई मत देना। तो प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं कविता आपको समझ आई होगी। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। ये जो कविता थी इसमें माँ ने सीख इसीलिए दी अपनी बेटी को क्योंकि उनकी जो शादी के योग्य उम्र तो हो गई थी, लेकिन वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं लग रही थी। तो अब जो इस अभ्यास का पहला प्रश्न है कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की होना इसलिए कहा क्योंकि लड़की को अच्छा समझा जाता है, लड़की में अच्छे गुण होते हैं, शांत स्वभाव होता है, विनम्र होता है, त्याग भाव होता है, इसलिए माँ ने कहा ये सब गुण रखना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। क्योंकि आज का जो समाज है वो लड़की को कमजोर समझकर उनका शोषण करने की सोचता है। तो माँ ने कहा शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना, इसलिए कहा कि लड़की होना लड़की जैसे दिखाई मत देना। अब आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। तो आग का हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। हमें उसका मतलब पॉजिटिव सकारात्मक रहना चाहिए, फायदेमंद। जैसे आप परमाणु अस्त्र वगैरह हथियार जो परमाणु बम है, इनका भी देखो क्या है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, एक दूसरे देश में शांति बनाने के लिए है। उनका हम दुरुपयोग करेंगे तो विनाश के लिए भी हो जाएंगे। तो माँ ने वही कहा कि जो तुम समाज में यहाँ अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जा रही हो तो भी दोनों घरों की इज्जत और मान बनाने के लिए है जा रही हो। ये नहीं कि कहीं लोभ में, लालच में, दूसरों के छल कपट में, बहकावे में आकर अपने मानसिक तनाव में होकर कहीं जल न जाओ, आत्महत्या न करो। तो तब माँ ने कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? समाज की में कवि कहना चाहते हैं कि स्त्री को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा कि लड़कियों को अपने शोषण के प्रति आवाज उठानी चाहिए, जो सच्चाई है उसको ही प्रस्तुत करना चाहिए, वही सत्य की हमेशा जीत होती है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना कि कहीं मेरी बेटी अत्याचार का शिकार न बन जाए, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। माँ ने अपना धर्म और कर्म भी समझा कि मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी को सीख दूं, तो माँ ने सचेत करना जरूरी समझा। पाठिकादि धुंधले प्रकाश की कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए।
तो पाटिका धुंधले प्रकाश की इसलिए कहा क्योंकि धुंधले प्रकाश में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो लड़की को भी शादी से पहले जो शादी के बाद का जीवन है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कुछ ज्ञान होता है, तो इसलिए उसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? क्योंकि माँ अब ये सोचती कि मेरे पास जितना भी जीवन का अनुभव सारा अपनी बेटी में डाल दूं, अपने गुणों को, संस्कारों को, अनुभव को, और उसको तब दान में देती है तो माँ सोचती है कि मैंने आज अपना सारा सब कुछ ही दान में दे दिया, इसलिए अंतिम पूंजी लग रही है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो प्रिय छात्रों, ये अंतिम जो पद्यांश था इसमें सारी सीखें दी थी कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी अपनी शारीरिक सुंदरता पर अधिक मत ध्यान रखना, और समाज के छल कपट से बचना, रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं। और फिर उन्होंने कहा था ये वस्त्र और आभूषण ये तो क्या है, एक भ्रम है, स्त्री जीवन के बंधन है, इनमें अधिक मत फंसना। और रचना और अभिव्यक्ति में प्रिय छात्रों एक बात कही गई कि कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित है। इसमें हम समास का प्रयोग करके देख सकते हैं कि समास जैसे कन्या के लिए दान और कन्या का दान, तो षष्ठी तत्पुरुष यदि समास का प्रयोग करते हैं तो अनुचित होगा। हम कन्या का दान नहीं, कन्या के लिए दान करना उचित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, आशा है आप सबको ये कविता समझ आई होगी। फिर भी यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप निसंकोच अपने अपने अध्यापक से निसंदेह पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।